हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। कैसे हो? सब बढ़िया। चलिए आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के चौथे लेक्चर की तरफ चलते हैं। अब तक हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे, और दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स जिसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉ आया था जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। तो लास्ट क्लास को हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे। एक बार हम फिर से चर्चा करें। हम लोग कूलम्ब्स लॉ में क्या पढ़ा था? कूलम्ब्स लॉ में हमने पढ़ा था कि कोई भी दो चार्ज अगर है Q1 एंड Q2 और दोनों के बीच में दूरी अगर R है तो इसके बीच में जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी रख सकते हो। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K बराबर 9.0 गुने 10 टू द पावर 9 न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या निकालते थे? दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स। अगर यह दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स रिपल्सिव होगा, अगर इसमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा। अनलाइक चार्ज में फोर्स अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर खींचेगा एक दूसरे को, और अगर लाइक चार्ज है तो एक दूसरे को धक्का देगा, रिपल्सिव होगा। ठीक है। फिर हम लोग लास्ट क्लास में इसका वेक्टर फॉर्म भी पढ़े थे कि वेक्टर फॉर्म में अगर है यह R1 है, यह R2 है, यहाँ चार्ज Q1 यहाँ चार्ज Q2, इसके बीच का जो वेक्टर है यह डिस्टेंस जो है इसको R21 से हम दिखाएंगे, जिसका मतलब है पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। और यहाँ पे अगर फोर्स निकालना हो, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, तो फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन इसके डिस्टेंस का स्क्वायर यानी R21 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और डायरेक्शन वही होगा जो इस R21 वेक्टर का है, इसी दिशा में है ना, इसीलिए जो डायरेक्शन R21 का होगा वही डायरेक्शन इस फोर्स का भी होगा। अभी हम दोनों को एक ही जैसा चार्ज मानकर बना रहे हैं। ऑटोमेटिक दोनों एक जैसा चार्ज होगा तो यह प्लस आएगा, तो जो डायरेक्शन यह उसी डायरेक्शन में फोर्स। अगर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो गया तो इस दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आने का मतलब कि जो ये डायरेक्शन है उसका जस्ट अपोजिट फोर्स लगेगा। यानी अगर दोनों सेम है तो फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों अगर अपोजिट चार्ज होगा तो फोर्स जस्ट अपोजिट इस तरह लगेगा, यानी अट्रैक्टिव हो जाएगा। अभी क्या है, दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर भागना चाह रहा है, अनलाइक रहेगा तो दोनों पास आना चाहेगा। इसी को फाइनली हम लिखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और यहाँ R2 माइनस R1 के मॉड का होल क्यूब, और यहाँ R2 माइनस R1। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमने इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। याद आ रहा होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने इतना पढ़ा था, यानी दो चार्ज के बीच में फोर्स निकालना हम सीख गए थे। अब हमको कोई इसमें रोक टोक नहीं है, क्या जी? आसानी से निकाल सकते हैं ना दो चार्ज के बीच में फोर्स। ठीक है, लेकिन अब समस्या आती है कि दो चार्ज नहीं, दो से ज्यादा चार्ज, मल्टीपल चार्ज सिस्टम। आज हम यही पढ़ेंगे कि मल्टीपल चार्ज सिस्टम हो तो वहां हम फोर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो भैया बताओ, सबसे पहले ये बताओ कि फोर्स हमारा स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? सोच लिए क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसीलिए अगर बहुत सारा फोर्स लग रहा हो तो वहां टोटल फोर्स निकालने के लिए हमको वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक हो गया फोर्स ऑन ए चार्ज इन मल्टीपल चार्ज सिस्टम। एक से ज्यादा चार्ज है तो उस केस में क्या होगा? फोर्स, मल्टीपल चार्ज सिस्टम। तो इसका क्या है कि फोर्स स्टेटमेंट हम लिखते हैं, फोर्स ऑन ए चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ
is the vector sum of all forces, vector sum of all forces by each individual, जो भी इंडिविजुअल अकेला अकेला चार्ज है, by each individual चार्ज, जितने भी चार्ज है। जैसे अगर यहाँ इस तरह से हर जगह चार्ज रखा हुआ है, यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, यहाँ Q4 है। अब अगर कोई पूछ दे कि Q4 पर कितना फोर्स लगेगा, तो हम एक एक करके प्रत्येक चार्ज को देखेंगे कि 1 इस पर फोर्स इधर लगाएगा, इस फोर्स को लिखेंगे फोर्स ऑन 4 बिकॉज ऑफ 1। 2 वाला जो है वह इधर फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन 4 बिकॉज ऑफ 2। 3 वाला इस पर फोर्स इधर लगाएगा, फोर्स ऑन 4 बिकॉज ऑफ 3। तो टोटल फोर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल फोर्स चौथे चार्ज पर जो होगा वह हो जाएगा प्रत्येक फोर्स का वेक्टर सम, यानी इसका वेक्टर सम 4-1 प्लस 4-2 प्लस 4-3। क्लियर? और अपने ही चार्ज के कारण अपने ऊपर फोर्स 0 होता है, यहाँ बराबर क्या होगा, 0। तो सारे फोर्स को वेक्टर की तरह हम जोड़ेंगे। तो हम जानते हैं कि वेक्टर की तरह अगर फोर्स को जोड़ना है तो आपको उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल वेंगल चाहिए। तो अभी सिर्फ ये थ्योरेटिकल पार्ट है, जब क्वेश्चन आता है तो वहां पे हमको एंगल दिया रहेगा कि दो फोर्स के बीच में कितना एंगल है, फिर हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। अभी नहीं समझ आ रहा है तो क्वेश्चन देंगे, उस पर क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम फोर्स निकालेंगे। बस ये दिमाग में रखना है कि सीधे जोड़ेंगे नहीं। जैसे भैया ये 10 न्यूटन है, यह 20 न्यूटन है और यह भी 20 न्यूटन है, मान लो यह 10 न्यूटन और यह 20 न्यूटन और यह 20 न्यूटन, तो 10, 20, 20, 50 न्यूटन टोटल फोर्स नहीं होगा। टोटल फोर्स 50 न्यूटन नहीं होगा। वेक्टर सम करेंगे तो 50 से थोड़ा कम ही आएगा। कब होता 50? जब तीनों का तीनों फोर्स एक ही दिशा में होता। एक दिशा में नहीं है, जैसे ही किसी अलग दिशा में है मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जानते हो ना, जब दो फोर्स एक दिशा में काम करे तभी दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड होता है, और दैट इज द मैक्सिमम रिजल्टेंट। उसके अलावा कोई भी रहेगा तो कम होगा। ठीक है, तो इसीलिए एक जनरल, इसी थ्योरम को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसको हम क्या बोलेंगे, यही स्टेटमेंट जो है कि फोर्स ऑन ए चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस बाय ईच इंडिविजुअल चार्ज, इसी को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या थ्योरम। और एक सोचने वाली बात है कि जब हम 1 और 4 के बीच में फोर्स लगा रहे हो तो 2 और 3 को नहीं देखना है, यहाँ क्या है यह क्या है उससे हमको कोई माने मतलब नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, यहाँ पे जैसे अगर आप फोर्स निकाल रहे हो F4-1, तो F4-1 जब फोर्स हम निकालेंगे तो हमको 2 और 3 को नहीं देखना, यह सीधे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 1 वाले चार्ज पर डिपेंड करेगा, 4 वाले चार्ज पर डिपेंड करेगा, और दोनों के बीच जो दूरी होगी सिर्फ 1 और 4 के बीच की दूरी, यह दूरी R14, तो इस दूरी का स्क्वायर। 2 क्या था 3 क्या था इससे हमको मतलब नहीं। हाँ, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक डायरेक्शन हो जाएगा, और डायरेक्शन यहाँ क्या हो जाएगा, जो यहाँ ऐसा लिखते हैं ये R41 लिखते हैं, पोजीशन ऑफ 4 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो यहाँ डायरेक्शन हो जाएगा 4-1 बस। उसी प्रकार F42 अगर लिखोगे यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और Q4, और दोनों के बीच का दूरी R42 इसका स्क्वायर, और यहाँ R42 का डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन। इसी प्रकार आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इससे ये मालूम चलता है कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स है वह तीसरे चार्ज के फोर्स से, तीसरे चार्ज के प्रेजेंट रहने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दो पेयर, एक पेयर के बीच में जो फोर्स होगा वह सेम होगा, थर्ड चार्ज से अफेक्ट नहीं होगा। क्लियर? तो दूसरा स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं यहाँ पे, फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, फोर्स बिटवीन
two charges is independent of the presence of थर्ड चार्ज। तीसरे चार्ज के प्रेजेंस पर से इंडिपेंडेंट है, तीसरा चार्ज कोई भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है। यही कहलाता है सुपरपोजिशन थ्योरम। और इसी तरह हम निकालते हैं मल्टीपल चार्ज पर फोर्स। एक जनरलाइज्ड फार्मूला इसको बनाते हैं जिसका कहीं यूज नहीं होता है, बस वो फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला ही जब पूछेगा तो यूज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे अभी हमने देखा था कि F41 जो होगा वह क्या हो जाएगा, या F4 जो होगा टोटल फोर्स पे चार्ज F41 प्लस F42 प्लस F43, और भी अगर चार्ज रहता तो डैश होता चला जाता। इसीलिए जनरलाइज फॉर्मूला बन जाता है किसी भी nth चार्ज पर जो फोर्स होगा वह क्या हो जाएगा, फोर्स n, सबको जोड़ते चले जाओ i बराबर 1 से लेके कैपिटल N तक। टोटल अगर n चार्ज है तो सारे फोर्स को वेक्टर की तरह क्या करो, जोड़ते चले जाओ। यह क्या है, समेशन साइकिल है। एक बार i की जगह 1, एक बार 2, एक बार 3, उस प्रकार जितना रहेगा बढ़ता चला जाएगा। एक समय आएगा कि जब FNN हो जाएगा तो FNN क्या होता है, 0 होता है। FNN क्या होता है, 0, यानी सेम चार्ज के कारण अपने ऊपर फोर्स 0 लगता है, अपने ही कारण अपने ऊपर फोर्स 0, ठीक है, अपने ही कारण अपने ऊपर फोर्स 0। कोई चार्ज अपने कारण अपने ऊपर फोर्स 0 लगाता है, यानी यहाँ क्या हो गया, फोर्स ऑन nth चार्ज बिकॉज ऑफ nth चार्ज 0, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया। लेकिन इस फार्मूला को मेन चीज नहीं हमारा समझना है, ये तो चलो समेशन है, इसका मतलब समझ गया। मेन अब है कि हमको क्वेश्चन आएगा तो बनाएंगे कैसे, इसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं मल्टीपल चार्ज सिस्टम का। ऐसा अगर एक क्वेश्चन हम देते हैं, ध्यान से देखिएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहां पे भी 4 माइक्रोकूलम चार्ज, यहाँ 4 माइक्रोकूलम चार्ज, और यहाँ -2 माइक्रोकूलम चार्ज, और यह दूरी हम 10 सेंटीमीटर दे देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स ऑन, पहला रहेगा -2 माइक्रोकूलम और दूसरा +4 माइक्रोकूलम। एक बार -2 माइक्रोकूलम और एक बार +4 माइक्रोकूलम, दोनों पर आपसे फोर्स पूछा है। अगर मान लो यह क्वेश्चन है, क्या करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, -2 कूलम है तो आपको एक बार में एक चार्ज को ही देखना है। इस पर फोर्स, तो पहले हम इसके कारण देखेंगे। दोनों क्या है, लाइक चार्ज है कि अनलाइक चार्ज है, अनलाइक है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन की रिपल्सन, अट्रैक्शन। तो यह क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर खींचेगा। यह भी क्या है, अपनी ओर खींचेगा। दोनों इक्वल चार्ज है, एक ही जैसा है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, दूरी भी सेम है, तो दोनों फोर्स क्या होगा, बराबर बराबर होगा। और रिजल्टेंट जो हो जाएगा, वेक्टर सम करेंगे तो रिजल्टेंट आपका बीचों बीच हो जाएगा, यही आपका फोर्स हो जाएगा। तो -2 माइक्रोकूलम पर निकालना आसान है। पहले यहाँ F निकालो, यह F कितना होगा, जो यह F होगा वही यह भी F होगा, और यह F रिजल्टेंट होगा, या F इसको टोटल बोल दे, F टोटल, ठीक है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ दो चार्ज के बीच का फोर्स, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज, ध्यान दीजिएगा, कूलम्स लॉ जब आप यूज कर रहे हो तो माइनस प्लस पर ध्यान ना दो, वेक्टर फॉर्म में है तो माइनस प्लस पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है तो माइनस प्लस नहीं रखो, सिर्फ मैग्नीट्यूड रख दो, इतना गुने 4 × 10⁻⁻⁶,
सिर्फ ऐसे रखो, माइनस मत रखो। क्यों? क्योंकि माइनस के कारण हम खुद मैनुअली बाय द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम समझेंगे कि दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ माइनस रख के अपने कैलकुलेशन को खराब नहीं करना है, ठीक है, कैलकुलेशन को खराब नहीं करना है। सीधे 2 × 10⁻⁶, 4 × 10⁻⁶, हम जानते हैं अपोजिट है इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और r² यानी 0.1, तो 10 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलेंगे 0.1 का होगा बस। तो यही फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा यहाँ से 9 × 10⁹, यह हो जाएगा 4 दूना 8 गुने 10⁻⁻12 और नीचे हो जाएगा 10⁻⁻2। सबको सॉल्व करोगे तो फोर्स बराबर हो जाएगा 9×6 = 72 गुने 10⁻⁻1 यानी 7.2 न्यूटन। एक फोर्स हो जाएगा 7.2 न्यूटन, यह भी हो जाएगा 7.2 न्यूटन। तो रिजल्टेंट कितना होगा? तो रिजल्टेंट होगा, यह पूरा 60 डिग्री होता है, इधर से यह एंगल और यह एंगल भी 30 डिग्री होगा, दोनों क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो एफ टोटल जो आ जाएगा वेक्टर सम की तरह, हमको सिर्फ क्या करना है, ध्यान दे देना, वेक्टर सम है तो हमको यह दोनों एक डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन इसका cos 30 डिग्री, इसका cos 30 एक डायरेक्शन में होगा और इसका sin 30 इधर होगा, इसका sin 30 इधर होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इधर आ जाएगा आपको sin 30, इधर करोगे यह आ जाएगा f sin 30 डिग्री, इसका इधर आ जाएगा f sin 30 डिग्री और इधर दोनों का ऐड हो जाएगा। तो sin 30 डिग्री वाला कट जाएगा आपस में और cos 30 डिग्री वाला ऐड हो जाएगा। तो एक टोटल हो जाएगा f cos 30 डिग्री प्लस f cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो 2 यहाँ क्या हो जाएगा 7.2, पहले तो दो बार एक ही चीज को ऐड कर रहे हैं, तो 2 × 4 की जगह 7.2 और यहाँ √3/2, तो यहाँ हो जाएगा 7.2 × √3 बराबर, अब √3 से आप गुना कर लो, √3 होता है 1.732, उससे गुना कर लो, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे 1.73 को गुना कर दो 7.2 से, 3 दूना 6, 7 दूना 14 के 4, हाथ में 1, 3 सफे के हाथ में 2, सफे में 50 के 6, 5, 4, 2, 1, 3 अंक के बाद यानी 12.4 या 12.5 न्यूटन, लगभग क्या हो जाएगा 12.5 न्यूटन, बस ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन बनाएंगे, पहले एक के कारण निकालेंगे, हाँ दोनों अगर चार्ज बराबर नहीं होता तो यह फोर्स के बीच में या एंगल बराबर नहीं होता तो क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाता, तब हम आप ये फार्मूला यूज करते। अगर यह दोनों एंगल नहीं रहता तो ये सिर्फ f cos 30 f cos 30 ऐसे ऐड हम नहीं करते, तब कैसे, कौन सा फार्मूला यूज करते, यह फार्मूला नोट कर लो। बार बार बता रहे हैं कि अब मल्टीपल चार्ज इसमें जो भी क्वेश्चन होगा इसमें यह खूब यूज होने वाला है, जो वेक्टर को जोड़ने का है, 12th में खूब यूज होता है वेक्टर्स का। जो जोड़ने का फार्मूला है, रिजल्टेंट बराबर होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा, जहां दो वेक्टर है a और b और दोनों के बीच में एंगल है cos थीटा। और फिर दूसरा यूज होता है एंगल निकालने का, रिजल्टेंट का, tan अल्फा, a से कितना एंगल बना रहा है, तो a से कितना एंगल बना रहा है, तो इसका फार्मूला b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। इस फार्मूला को याद रखने का हम तरीका भी बताए थे। यहाँ अल्फा a से कितना एंगल बना रहा है, तो यहाँ अल्फा है तो यहाँ a रखो, दोनों दोस्त साथ साथ, बचा हुआ b, तो b sin थीटा और प्लस b cos थीटा। अगर बीटा रहता कि b से कितना एंगल बना रहा है, तो यहाँ b रखते और यहाँ a sin थीटा और यहाँ a cos थीटा। यह दो फार्मूला आपको खूब यूज होगा निकालने में रिजल्टेंट। जैसे दूसरा क्वेश्चन में यूज होगा, दूसरा क्वेश्चन जो हम बनाएंगे 4 माइक्रोकूलम पर कितना फोर्स रहेगा तब यूज होगा, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
दूसरा कह रहा है कि 4 माइक्रोकूलम पर कितना फोर्स लगेगा। तो इस 4 माइक्रोकूलम को वह अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और यह 4 माइक्रोकूलम को अट्रैक्ट नहीं, यहां रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों लाइक चार्ज है। क्या करेगा? रिपेल करेगा। लेकिन यहाँ 4 गुने 2 चार्ज है, यहाँ 4 गुने 4 है, स्वाभाविक है यह फोर्स काफी ज्यादा होगा और इसके बीच का यह एंगल जो होगा 120 डिग्री होगा। तो इस फोर्स को F1 मान लो, इस फोर्स को F2 मान लो। तो अब क्या हो जाएगा सेकेंड पार्ट में, F1 बराबर ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, इस दोनों के बीच में जितना यह होगा उतना ही यह भी होगा। कितना निकला है? 7.2 न्यूटन। और F निकालना पड़ेगा, F बराबर 9.0 गुने 10⁹9। उसी फार्मूला का यूज करके 4 इंटू 4 यानी 4 माइक्रोकूलम इंटू 4 माइक्रोकूलम बटा डिस्टेंस का स्क्वायर यानी 0.1 का स्क्वायर। यहाँ क्या होगा? 4 चौका 16, 16 नमा 144 और सब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 14.4 न्यूटन। 14.4 न्यूटन, उसका दोगुना, क्योंकि यह 4 दूना 8 था, यह 4 चौका 16 है। तो स्वाभाविक है कि चार्ज का प्रोडक्ट ऑफ चार्ज जो है दोगुना है, तो मैग्नीट्यूड भी दोगुना होगा। यह हो जाएगा 14.4 न्यूटन, यह हो जाएगा 7.2 न्यूटन। तो रिजल्टेंट अब पूछेगा F टोटल ऑन 4 माइक्रोकूलम, यह अगर निकालना होगा यह हो जाएगा रूट अंडर 7.2 का होल स्क्वायर प्लस 14.4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7.2 गुने 14.4 cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री प्लस 2 इंटू 7.2 गुने 14.4 cos 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे सब आप 7.2 अगर तरीका अगर ध्यान से देखो, रूट के अंदर अगर बड़ा हो तो एक चीज हम कर सकते हैं कि जो कॉमन है उसको बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ भी 7.2 कॉमन है, इसमें भी 7.2 है, यहाँ भी 7.2 गुने 7.2 कॉमन निकल सकता है, दो 7.2 यहाँ भी। तो इसको अगर बाहर निकाल दोगे तो यहाँ 1 बचेगा। 7.2 स्क्वायर अगर इसमें कॉमन ले तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 स्क्वायर बच जाएगा यानी 4, यहाँ प्लस 2 और यहाँ पे भी 7.2 दो 7.2 को कॉमन लिए हैं तो एक 7.2 रूट से बाहर आ गया, तब भी यहाँ पे 2 बच जाएगा गुने -1/2। इस 2 से 2 कट गया, यह हो जाएगा 4 1 5, 4 1 5, 5 में से 2 गया 3, संयोग से यहाँ भी वही आ गया 7.2 रूट 3। 7.2 4 1 5 और में से 2 गया 7.2 रूट 3। ठीक है, यहाँ भी संयोग से आंसर वही होगा 7.2 रूट 3 न्यूटन। लेकिन डायरेक्शन इस बार जो होगा वह एकदम इसके बीचों बीच नहीं होगा, बल्कि बड़ा वाला के करीब होता है। तो यह बड़ा वाला है, तो कहीं रिजल्टेंट इस प्रकार होगा, ऐसे होगा F टोटल। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना, वीडियो को रिपीट करके इसको फिर से एक बार देख लेना कि यहाँ पे चार्ज है तो इस चार्ज के कारण फोर्स इधर अट्रैक्टिव क्योंकि नेगेटिव था, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर। क्यों? क्योंकि दोनों चार्ज का प्रोडक्ट 4 दूना 8 यहाँ भी है, 4 दूना 8 यहाँ भी है, डिस्टेंस भी सेम है, तो फोर्स दोनों बराबर होगा, इसीलिए रिजल्टेंट भी दोनों के बीचों बीच होगा। पूरा 60 डिग्री है तो 30 डिग्री पर हो जाएगा। तो सीधे हम यहाँ F cos 30 यहाँ F cos 30 कर दिए, दोनों को जोड़ दिए, F टोटल निकल गया। लेकिन जब 4 माइक्रोकूलम पर निकाल रहे थे तो यह तो अट्रैक्टिव था और यह 4 और 4 रिपल्सिव है, यह 4 चौका 16 है, यहाँ 4 दूना 8 है, इसकी तुलना में यहाँ प्रोडक्ट 2 गुना है तो F2 2 गुना हो गया, इसका 7.2 आया था, इसका 14.4 न्यूटन आएगा। फिर ये फार्मूला, चूंकि दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल है, ये फार्मूला लगा दिए a² + b² + 2ab cos थीटा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 7.2 का स्क्वायर है, यह वास्तव में क्या है 2 गुने 7.2 है, तो यहाँ से भी 7.2 का स्क्वायर कॉमन निकल सकता है। यहाँ भी क्या है 7.2 गुने 2 गुने 7.2,
यहाँ से भी 7.2 एक बाहर निकल जाएगा। तो दो 7.2 हर जगह से बाहर निकल रहा है, तो रूट के बाहर एक 7.2, यहाँ एक बच गया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर बच गया, और यहाँ पे 2 ये था ही, और यहाँ फिर से 2 एक बच गया, और cos 120 डिग्री -1/2 होता है। तो 4 1 5, 5 में से 2 गया 3, 7.2√3। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर दोनों केस में सेम आ गया है, मैग्नीट्यूड सेम आया है, डायरेक्शन डिफरेंट है। तो इस तरह से हम मल्टीपल चार्ज पर फोर्स निकालते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा रहे हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, पूरा एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। अब कैलकुलेशन कम करने के लिए हम थोड़ा सिंबॉलिक यूज कर लेते हैं। यह स्क्वायर है साइड ए। हर जगह चार्ज हम बराबर ही दे देते हैं आपके सुविधा के लिए। ठीक है, अब इसमें बोलेगा फाइंड फोर्स ऑन आइदर चार्ज, फाइंड फोर्स ऑन आइदर। सब पर तो सेम ही होगा क्योंकि सब सिमेट्रिक ही है, सब एक ही जैसा चार्ज है। तो किसी एक चार्ज पे कह रहा है कि फोर्स निकालिए, क्या होगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम, यानी मान लो यह पकड़ लेते हैं कॉर्नर, काफी जगह इधर ड्रॉ करने के लिए। तो यह क्यू, यह फोर्स भी इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, यह भी इसको नीचे रिपेल करेगा। ठीक है, और यह भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। यह F1 है, यह F2 है, और यह F3। इस तरह से नेट रिजल्टेंट होगा, तीनों फोर्स होगा। अब तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा ये हमको देखना है। तो पहले F1 F2 निकाल लो। F1 जो हो जाएगा वह क्या होगा कि Q इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। F2 जो होगा वह क्या होगा कि इस दोनों बीच में है, F2 क्या है, इस दोनों के बीच में, तो क्यू स्क्वायर, और इस दोनों के बीच में दूरी, यह a है, यह a है, तो यह दूरी होगा √2a। ध्यान देना, नहीं तो गलती से a स्क्वायर ही मत लिख देना, यहाँ √2a का स्क्वायर होगा, यानी 2a स्क्वायर। और उसी प्रकार F3 जो होगा, F3 हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगेन यह Q इंटू क्यू है, डिस्टेंस a। तो हम देख रहे हैं कि F1 बराबर क्या है, F3, F1 बराबर F3। तो रिजल्टेंट 3 फोर्स का निकालना है हमको, तो 2 ही का निकालने आता है ना एक बार में, 3 का एक बार में निकालना कठिन है। तो पहले 2 को हम निकालेंगे। इतना तो जरूर है कि डायगोनल तो बीचों बीच होता है, हम जानते हैं स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, बीचों बीच, यह दोनों एंगल बराबर बराबर होता है। और F1 और F3 भी बराबर बराबर है, तो इसका भी रिजल्टेंट जो होगा यह एकदम इसी लाइन पर होगा, इसी लाइन पर आपको आएगा F1 प्लस F3। F1 प्लस F3 का भी रिजल्टेंट इसी लाइन पर होगा। क्यों होगा, क्यों, क्योंकि F1 और F3 बराबर है, तो जब 2 वेक्टर बराबर होता है तो रिजल्टेंट बीचों बीच होता है। जब 2 वेक्टर बराबर होता है तो रिजल्टेंट बीचों बीच होता है। और F2 जो है ऑलरेडी डायगोनल के क्रॉस है, डायगोनल भी बीचों बीच होता है, यानी F2 और F1 प्लस F3 दोनों एक ही दिशा में हो जाएगा। तो पहले F1 जिस तरह पिछली बार निकाले थे, F1 प्लस F3 का अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो यह 45 डिग्री है, तो वहां 30 डिग्री था, यहाँ 45 डिग्री है। तो आप ऐसा कर सकते हो, या दोनों के बीच में 90 डिग्री है तो आप डायरेक्ट यह भी फॉर्मूला लगा सकते हो, √अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आगे 2F1 F2 cos 90 डिग्री लिखोगे तो वह 0 हो जाएगा। जब 90 डिग्री हो तो आप डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम निकाल के रिजल्टेंट निकाल सकते हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ थीटा दोनों के बीच में कितना है, 90 डिग्री, तो आप सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का √अंडर कर सकते हो। यहाँ √अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, यह दोनों F2 बोल रहे हैं, F3 सॉरी, F1 और F3, F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा √अंडर, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर ही है तो सबको निकालोगे तो KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू
2 हो जाएगा। जब दोनों एक जैसा होता है वेक्टर, आप ऐसे करके देख लो, F1 F3 बराबर है तो हम लिख सकते हैं रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यानी रूट अंडर 2f स्क्वायर, यानी f√2 यानी कितना हो जाएगा, f आपका है KQ स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और इसमें √2, यह हो जाएगा F1 प्लस F3। ठीक है, तो F1 प्लस F3 निकल गया हमारा। अब F2 कितना है, KQ स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, तो नेट फोर्स जो हो जाएगा, नेट फोर्स आपका, इसको भी उसमें ऐड कर देना पड़ेगा। तो इसीलिए नेट फोर्स बराबर, इसके बाद आप यहां आइएगा तो F नेट जो आ जाएगा, F नेट आ जाएगा F1 प्लस F3 का जो मैग्नीट्यूड निकला है उसको, और साथ में F2 के मैग्नीट्यूड को भी क्या करो, जोड़ दो। तो यह आ गया KQ स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर √2 प्लस KQ स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, बस हो गया। KQ स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा √2 प्लस 1/2। अब इसको सॉल्व कर लो, KQ स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर √2 प्लस 1/2, यही हो जाएगा नेट फोर्स। तो ये क्वेश्चन अच्छा खासा रहता है, तो इसमें नंबर भी, मार्क्स भी आपको ज़्यादा मिलेगा। बनाने में अगर मेहनत ज़्यादा है तो मार्क्स भी आपको ज़्यादा मिलेगा। 3 मार्क्स में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और 2 मार्क्स में जब रहेगा तो सिंपल रहेगा, चार्ज एक जैसा रहेगा। जैसे ही चार्ज अगर डिफरेंट टाइप्स का हुआ तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये मल्टीपल चार्ज में फोर्स निकालना हम लोग सीखे हैं, ठीक है। बस इस पर और प्रॉब्लम्स हम देखेंगे अगले क्लास में। फिलहाल कुछ कंसेप्चुअल चीज है उस पर हम चर्चा कर दें कि कुछ प्रॉपर्टीज है कूलम्स लॉ का, वो हम देख लें। अब इसके बाद तो भैया था सागर है, आप जितना न्यूमेरिकल्स बनाओ। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब फोर्स। तो पहला क्या है कि इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, यानी काफी दूर तक काम करता है। यहाँ जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होता है। r का वैल्यू बढ़ाते जाओ, मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा लेकिन जल्दी जीरो नहीं होगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज फोर्स। दूसरा, इट इज सेंट्रल फोर्स। यह क्या है, सेंट्रल फोर्स है। क्यों सेंट्रल बोलते हैं, बिकॉज इट एक्ट्स along the line joining center of both charges। यह आपको भले ऑब्वियस केस लग रहा हो कि अरे ये तो होता ही है, ऐसा इसलिए क्योंकि आप इससे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े हो और दूसरी बार ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ रहे हो। तो ये दोनों सेंट्रल फोर्स होता है, दोनों लॉन्ग रेंज होता है, इसलिए लगता है कि एक जैसा है, जबकि ऐसा नहीं है। आगे चल के आप कुछ और फोर्स के बारे में पढ़ोगे, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ोगे चार्ज पर, तो वह सेंट्रल नहीं होता है। वह है कि मैग्नेट यहाँ है और चार्ज यहाँ है, तो फोर्स इस लाइन के लॉन्ग नहीं लगता है बल्कि उसके परपेंडिकुलर लगता है। जो वेलोसिटी होता है चार्ज का उससे परपेंडिकुलर लगता है, वो हम बाद में चलेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तभी लगता है जब चार्ज मूव करता है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा दोनों के बीच में एक्ट करते हुए लाइन में ही फोर्स लगे, उसके अलग भी फोर्स लगता है, ठीक है। तो यह सेंट्रल फोर्स नहीं है। जैसे आपको ये रॉड है, ये अब देख लो, अगर हम ऐसे है, यहाँ हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, इस पर फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, इस कांटेक्ट पॉइंट और इस कांटेक्ट पॉइंट के बीच अलोंग द लाइन नहीं लग रहा है। अगर ये एक मास हम मान ले या दूसरा मास ये हाथ मान ले, तो इसके बीच में रॉड की मदद से जो फोर्स लगा है वह सेंट्रल फोर्स नहीं है। हाँ, ऐसे पकड़ के अगर खींचा जाए तो सेंट्रल फोर्स। क्यों, क्योंकि इस हाथ के सेंटर और इस हाथ के सेंटर के अलोंग ही फोर्स लग रहा है। तो आपको एग्जाम्पल्स कई मिलेगा जहाँ पे सेंट्रल फोर्स नहीं भी होता है, ठीक है। तीसरा, it may be attractive or repulsive। it may be attractive और repulsive, लेकिन इसका कुछ लिमिटेशंस भी है। इसका लिमिटेशंस क्या है
कि इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। यह पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। क्यों? क्योंकि जब अगर बॉडी हो गया तो हम देख रहे हैं कि कोई बड़ा से बॉडी है तो उसमें चार्ज इंडक्शन का प्रोसेस होता है, तो एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर लेता है। तो वहां कूलम्ब्स लॉ से देखोगे तो एक पे चार्ज 0 है और दूसरे पर चार्ज है, फिर अट्रैक्शन क्यों हुआ? तो वहां कूलम्ब्स लॉ पाओगे फेल हो गया। हाँ, एज ए होल बॉडी पर देखा जाए तो कूलम्ब्स लॉ फेल हो गया, क्योंकि एक बॉडी पर एक सिंगल चार्ज नहीं है बल्कि उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अपोजिट चार्ज पास आ गया और लाइक चार्ज दूर चला गया, इस कारण से अट्रैक्शन हुआ था। देखे थे ना कि इंडक्शन की वजह से न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट हो रहा था। आगे भी हम और देखेंगे इस पर। इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज ओनली। दूसरा, इट इज नॉट वैलिड इन शॉर्ट रेंज। इट इज नॉट वैलिड इन वेरी शॉर्ट रेंज। वेरी शॉर्ट रेंज, बहुत शॉर्ट रेंज में यह वैलिड नहीं होता है। जैसे 10⁻⁻15 मीटर, इसमें न्यूक्लियर फोर्स आ जाता है। क्या आ जाता है? न्यूक्लियर फोर्स। और दूसरा एक और लिमिटेशन है इसका कि इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। इट वैरीज फ्रॉम मीडियम टू मीडियम। इट वैरीज मीडियम टू मीडियम। हवा में कुछ और फोर्स लग रहा है, पानी में कुछ और फोर्स लग रहा है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा नहीं होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स छोटे से रेंज और बड़े रेंज सब जगह काम करता है, लेकिन वो भी बहुत छोटे रेंज में तो एप्लीकेबल नहीं हो पाता है, उसका मैग्नीट्यूड काफी कम हो जाता है। लेकिन सबसे तीसरे पॉइंट पर देखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। अगर दो वस्तु है, दो वस्तु के बीच में कोई मीडियम आ गया, कोई तीसरा वस्तु आ गया, तब भी दो के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स पर असर नहीं पड़ेगा। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में डिपेंड करता है दो चार्ज के बीच में कौन सा मीडियम आया है। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्लास को फिर अगले तरफ बढ़ेंगे। आज आप लोग मल्टीपल चार्ज सिस्टम आप लोग पढ़े हो, हम इस पर असाइनमेंट आपको व्हाट्सएप कर देंगे, आप असाइनमेंट बना देना। ठीक है, तो इस 4 लेक्चर के बाद आप 2 असाइनमेंट बनाने के लिए सक्षम हो गए। ओके, गुड, स्माइल, बाय बाय, खुश रहो।